सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा। और भारत की अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ रहे थे मौद्रिक नीति के बारे में। तो आज हम लोग आगे देखने वाले हैं मौद्रिक नीति में, और इसमें हम लोग देखेंगे मौद्रिक नीति के उपकरण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, आरबीआई जो है वो मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए दो उपाय अपनाता है। पहला मात्रात्मक और दूसरा जो है वो गुणात्मक। तो इन दो उपाय के माध्यम से आरबीआई क्या करता है, मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो मुद्रा का प्रवाह कहने का मतलब है, अगर मार्केट में जो पैसा है वो अधिक हो जाता है, मार्केट में पैसा अधिक फैल गया है, मतलब मुद्रा का प्रवाह जो है बढ़ गया है, उसे नियंत्रित करना है, तब आरबीआई क्या करता है। या फिर मार्केट में जो पैसा है वो कम हो गया है, तो मार्केट में और रुपए लाने के लिए आरबीआई क्या करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपका ये, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सिंपल से पहला है मात्रात्मक उपाय, जिसके अंतर्गत आरक्षित अनुपात आ जाता है और नीतिगत दर आ जाते हैं। तो यही जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको पढ़ना है। आरक्षित अनुपात में CRR और SLR आता है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो ये आपके आरक्षित अनुपात में आ जाते हैं। और नीतिगत दर में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF, ये जो है आपके नीतिगत दर में आ जाते हैं। और उसके बाद देखिए, दूसरा है गुणात्मक उपाय। तो इसमें क्या है, प्रचार प्रसार एवं नैतिक दबाव की जो नीति है वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मात्रात्मक उपाय। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, मात्रात्मक उपाय में नगद आरक्षण अनुपात, जिसे CRR कहा जाता है, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। तो देखिए आप यहाँ पर अनुसूचित बैंकों को सकल जमाव का कुछ पैसा आरबीआई के पास नगद के रूप में जमा रखना होता है। तो आरबीआई के पास नगद के रूप में जमा रखना होता है अपने सकल जमाव का अनुसूचित बैंकों को। और अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरे अनुसूची में जिन बैंकों का नाम है उसे अनुसूचित बैंक कहा जाता है, जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं। और इन्हीं बैंकों में जो टोटल जमा किया हुआ राशि है उसका कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास नगद के रूप में जमा रखना होता है, जिसे नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है, या फिर CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और इन पैसों पर बैंकों को कोई ब्याज दर नहीं मिलता है। बैंक के पास अनुसूचित बैंक पैसा जमा करते हैं, उसका प्रतिशत है 3%। तो अनुसूचित बैंक के पास जितना पैसा रहेगा उसका 3% वो आरबीआई के पास जमा करेंगे, और उन पैसों का कोई भी ब्याज दर नहीं मिलता है उन बैंकों को जो आरबीआई के पास पैसा जमा रखते हैं।
और जनवरी 2021 के अनुसार जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, वो 3% है। याद रखना रहता है आपको, क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैश रिजर्व रेशियो या फिर नगद आरक्षण अनुपात जो है वर्तमान में कितना प्रतिशत है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी 2021 की, तो इस समय है 3%। अब आगे देखिएगा, दूसरा है सांविधिक तरलता अनुपात, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो कहा जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए, जो अनुसूचित बैंक है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, उन बैंकों का सकल जमाव का कुछ पैसा स्वयं के पास नगद, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है। तो मान लीजिए बैंक के पास कुछ पैसा जमा है, तो वो क्या करेगा, उसमें से कुछ प्रतिशत निकाल कर या तो फिर गोल्ड के रूप में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है उसके रूप में सकल जमाव का कुछ प्रतिशत बैंक अपने पास रखता है। और जनवरी 2021 के अनुसार जो SLR का प्रतिशत है वो 18.5% है। तो मान लीजिए बैंक में जमा हुआ राशि कुल 1 लाख रुपए है, तो बैंक जो है अपने पास उसका 18.5% इस तरह का सिक्योरिटी रखता है। आगे देखते हैं हम लोग, अब देखिए तीसरा है बैंक दर या फिर बैंक रेट। क्या होता है समझिएगा, वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्य बैंक या फिर जो सरकारी बैंक होता है वो RBI से दीर्घ अवधि के लिए ऋण लेता है, जिसे बैंक दर कहा जाता है। तो वाणिज्य बैंक जो है दीर्घ अवधि के लिए RBI से जो उधार लेता है उसे कहा जाता है बैंक दर। और इस प्रकार के ऋण हेतु बैंकों को RBI के पास कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। तो बैंक दर के हिसाब से RBI से उधार ले सकता है वाणिज्य बैंक, और इसके लिए कोई भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। और जनवरी 2021 में जो बैंक रेट है वो है 4.65%। तो याद रखिएगा 4.65%। आगे देखिए, चौथा है रेपो दर। तो जो रेपो रेट है उसके बारे में देखिए, ये जो है वह ब्याज दर है जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को लघु अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। लंबे समय के लिए ऋण चाहिए तो बैंक दर के हिसाब से ऋण मिलता है, और लघु अवधि के लिए ऋण चाहिए तो रेपो दर के हिसाब से। और रेपो रेट कितना है, तो 4% है जनवरी 2021 में। पांचवा है रिवर्स रेपो दर। ये क्या होता है उसे देखिए, रिवर्स रेपो रेट जो है वह ब्याज दर है जिस पर RBI अपने वाणिज्य बैंकों से ऋण लेती है। तो मान लीजिए अगर कोई बैंक है और उसका पैसा जब RBI अपने पास रख लेता है, जो वाणिज्य बैंक है उसे ऋण के रूप में, तो उसे कहा जाता है रिजर्व रेपो रेट। और रिजर्व रेपो रेट की बात करें तो 3.35% है जनवरी 2021 में। फिर आता है सीमांत गतिरोध सुविधा, जिसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। इसके अंतर्गत
जो अनुसूचित बैंक है वो आपातकाल में अपनी तरलता की आवश्यकता के लिए आरबीआई से लघु अवधि के लिए ऋण लेती है। इस ऋण को लेने के लिए बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां आरबीआई के पास रखना होता है। एमएसएफ का दर हमेशा रेपो रेट से अधिक होता है। तो समझिएगा इसको, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है अनुसूचित बैंक, उसे मान लीजिए आपातकाल में रातों रात अपनी तरलता की आवश्यकता के लिए आरबीआई से उधार में पैसा चाहिए, तब लघु अवधि के लिए आरबीआई उधार देता है। और इस समय जब उधार देता है आरबीआई, तो सरकारी प्रतिभूतियां आरबीआई के पास रखना पड़ता है उन बैंकों को। सरकारी प्रतिभूतियां कहने का मतलब या तो उतने दर का गोल्ड रखेंगे आरबीआई के पास, या फिर सरकार द्वारा प्रमाणित वस्तु। तो उस चीज को आरबीआई के पास गिरवी रख के वहां से आपातकालीन पैसा ले सकता है अनुसूचित बैंक, और जिसे कहा जाता है सीमांत गतिरोध सुविधा या फिर एमएसएफ। और इसका जो है अभी दर जो है एमएसएफ का 4.65% जनवरी 2021 में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी है कि ये जो है हमेशा रेपो रेट से अधिक रहता है। और इसमें एक अंतर और याद रखिएगा आप, इसमें अनुसूचित बैंक की बात कर रहे हैं और आपातकालीन में लिया जाने वाला पैसा है ये। लेकिन रेपो रेट में देखिए, रेपो रेट में वाणिज्य बैंकों की बात करते हैं हम लोग लघु अवधि के लिए। हालांकि लघु अवधि के लिए रहता है, लेकिन वाणिज्य बैंकों के लिए, और इसमें रेपो रेट 4% और एमएसएफ का रेट जो है वो है 4.65%। 4.65% है ये आपातकाल में अनुसूचित बैंकों के लिए। तो ये अंतर आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ महत्वपूर्ण नोट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप याद रखिएगा। जैसे कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत ब्याज दर नीति आती है। एग्जाम में पूछा जाता है ब्याज दर नीति किसके अंतर्गत आती है, तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत। यदि आरबीआई द्वारा सीआरआर कम किया जाता है तो ऋण सुविधाएं बढ़ती है। अगर आरबीआई अपना सीआरआर कम कर देंगे तो बैंकों द्वारा आरबीआई से जो ऋण लेने की सुविधा है वो बढ़ जाता है। रेपो रेट में वृद्धि होने से मुद्रा का प्रसार कम होता है। अगर रेपो रेट बढ़ जाए तो मुद्रा का प्रसार मार्केट में कम हो जाता है रेपो रेट के वृद्धि से। खुले बाजार की क्रिया किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी जो है मौद्रिक नीति का अंग है। बैंकों की नई शाखा खोलने का लाइसेंस आरबीआई द्वारा प्रदान किया जाता है और नई शाखा खोलने के लिए कम से कम 500 करोड़ की पूंजी होना आवश्यक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बैंकों की नई शाखा खोलने के लिए किसके द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है, तो आरबीआई द्वारा। फिर है भारत का सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सर्वाधिक शाखा वाला बैंक है। और विश्व का ये दूसरा सर्वाधिक शाखा वाला बैंक है एसबीआई। विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक है आईसीबीसी जो कि चाइना का बैंक है, और एसबीआई जो है वो दूसरे नंबर पर है। तो ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है,
या फिर विश्व का सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है। तो दोनों चीज याद रखना है आपको। और यहाँ पर ये वीडियो जो है समाप्त होता है। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।